हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 10th का गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। जेक बोर्ड ने 2023-24 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है उसी को यहाँ पर हम लोग पूरा देखने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से भी रहेगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका होम साइंस का एग्जाम अच्छे से जाए। देखिए, पूर्णांक आप लोगों का 70 का है और 30 आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मली आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट में 30 MCQ क्वेश्चन आएगा, लेकिन होम साइंस में आप लोगों से सिर्फ 25 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, सिरका क्या है? सिरका क्या है? देखिए, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने के कारण वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सिरका क्या है? पहला ऑप्शन है अम्लीय पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय पदार्थ और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है चिकनाई विलयन और चौथा ऑप्शन है चिकनाई अवशोषक। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अम्लीय पदार्थ। सिरका क्या है? सिरका अम्लीय पदार्थ। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से सभी को याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा जन्म के समय से, तीसरा जन्म के पश्चात से, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, जन्म से भी हो सकता है, जन्म से पूर्व भी हो सकता है और जन्म के पश्चात भी हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर, चेक कितने प्रकार का होता है? चेक कितने प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चेक 3 प्रकार का होता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कहते हैं 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन है खमीरीकरण, दूसरा अंकुरीकरण, तीसरा विभिन्न भोज्य पदार्थ का मिश्रण और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। खमीरीकरण करने से भी भोजन के पौष्टिक तत्वों में वृद्धि होती है, अंकुरण करने से भी वृद्धि होती है और विभिन्न भोज्य पदार्थ को मिलाकर हम लोग खाएंगे, थोड़ा सबको खाएंगे हम लोग, इससे भी पौष्टिक मूल्य में वृद्धि होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। फलों एवं सब्जियों के पकने की प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है? निम्न में से कौन जिम्मेवार है फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए? तो देखिए, पहला ऑप्शन है फफूंदी, दूसरा ऑप्शन है खमीर, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है एंजाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, एंजाइम। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा हार्मोन है, कौन सा एंजाइम है जिससे सब्जियां पकता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको पता है और नहीं पता है तो आप लोग नीचे कमेंट पढ़िएगा, पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए? नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए? पहला ऑप्शन है जन्म के दिन से, दूसरा जन्म के 1 दिन बाद से, तीसरा जन्म के 2 दिन बाद से, चौथा जन्म के 3 दिन बाद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जन्म के दिन से ही नवजात शिशु को स्तनपान यानी कि माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? 0 वर्ष से 1 वर्ष, दूसरा 0 से 2 वर्ष, तीसरा 0 से 3 वर्ष, चौथा 0 से 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 0 से 2 वर्ष के बच्चों का अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, यानी कि शिशु कहते हैं, शिशु। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर
भय, क्रोध व प्यार बच्चों के लक्षण हैं। भय, क्रोध व प्यार बच्चों के लक्षण है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानात्मक, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक, चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संवेगात्मक। बच्चों में भय, क्रोध, प्यार ये सब जो लक्षण है ये सब का सब संवेगात्मक लक्षण है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं। उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं। पहला ऑप्शन है भोजन पर, दूसरा वस्त्र पर, तीसरा आरामदायक वस्तुओं पर, चौथा आवास पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। पैसा है मतलब आराम चाहिए लोगों को, जितना ज़्यादा पैसा रहेगा लोग उतना ही ज़्यादा आराम लोगों को चाहिए, तो आरामदायक वस्तुओं पर अधिक व्यय करेंगे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और गरीब आदमी भोजन, वस्त्र, आवास पर खर्च करेगा, आरामदायक पर गरीब को उतना लेना देना है नहीं, लेकिन अमीर लोगों को आराम चाहिए, आरामदायक वस्तुएं चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है। पहला ऑप्शन है 300 कैलोरी, दूसरा 400 कैलोरी, तीसरा 200 कैलोरी और चौथा है 100 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 300 कैलोरी। 300 कैलोरी गर्भवती स्त्रियों की आवश्यकता, एनर्जी आवश्यकता, ऊर्जा है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, वृद्धि से अभिप्राय है। वृद्धि से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है गुणात्मक विकास, दूसरा ज्ञानात्मक विकास, तीसरा संख्यात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संख्यात्मक विकास। संख्यात्मक विकास, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है। पहला ऑप्शन है 50 से 60 बार, दूसरा ऑप्शन है 80 से 100 बार, तीसरा ऑप्शन 120 से 180 बार, चौथा 120 से 140 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 120 से 140 बार। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, बाकी लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा जिनको पता है कि सामान्य मनुष्य का जो धड़कन है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। कमेंट कीजिएगा और बाकी लोग चेक कर लीजिएगा, और जो कमेंट करेगा उसे लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर, संगीत की कितनी धाराएं हैं। संगीत की कितनी धाराएं हैं। 1 2 3 4। संगीत की कितनी धाराएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 धाराएं हैं। संगीत की 3 धाराएं हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है। खेल की यह परिभाषा किस सिद्धांत की है। खेल एक शैक्षिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है। खेल की यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ग्लुक, दूसरा वैलेंटाइन, तीसरा मकडूगल, तीसरा स्टर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्टर्न। स्टर्न, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है 4 कैलोरी, दूसरा 6 कैलोरी, तीसरा 8 कैलोरी, चौथा 9 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रणीज कार्बोज इसमें से किसे कहते हैं। प्रणीज कार्बोज इसमें से किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है सेलुलोज को, दूसरा ऑप्शन है पेक्टिन को, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन को, चौथा डेक्स्ट्रिन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को हम लोग प्रणीज कार्बोज कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस रोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। किस रोग में
हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है घेघा, चौथा ऑप्शन है रक्तौंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एनीमिया। एनीमिया इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा केसिन, तीसरा लाइसिन और चौथा जीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा केसिन। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसिन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। परिवार के सभी सदस्यों की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। परिवार के सभी सदस्यों की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है एक समान, दूसरा बराबर, तीसरा भिन्न भिन्न, चौथा अधिक। तो देखिए एक समान बराबर, दोनों तो कोई अंतर दिख नहीं रहा है, दोनों तो एक ही मतलब निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैर ऑप्शन नंबर तीसरा भिन्न भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न। क्यों भिन्न भिन्न? क्योंकि बच्चों को अलग पोषक तत्व चाहिए, बड़ों को अलग मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, और जो वृद्ध हैं उन्हें अलग अमाउंट में, अलग क्वांटिटी में पोषक तत्व चाहिए। तो सभी सदस्य का भिन्न भिन्न आवश्यकता है। जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसको ज़्यादा चाहिए, जो कम मेहनत कर रहे हैं उनको कम चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है आहार योजन बनाने से होता है। आहार योजन बनाने से, योजना होना चाहिए यहाँ। आहार योजना बनाने से क्या होता है। पहला ऑप्शन है धन की बचत, दूसरा समय की बचत, तीसरा शक्ति की बचत, चौथा इन सभी की बचत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इन सभी की बचत। आहार योजना बनाने से धन की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है और शक्ति की भी बचत होती है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर अविकारी भोज्य पदार्थ है। अविकारी भोज्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा मक्का, तीसरा दालें, चौथा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 23 नंबर की ओर। मानवीय संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधन क्या होते हैं। स्थूल होते हैं, धन से प्राप्त योग्य, या अमूर्त होते हैं, या दृश्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अमूर्त होते हैं। अमूर्त होते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर। देखिए 24 नंबर पर आ गए हैं हम लोग। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारे लिए किस प्रकार का बजट सबसे उपयुक्त होता है। हमारे लिए किस प्रकार का बजट सबसे उपयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है घाटे का बजट, दूसरा ऑप्शन संतुलित बजट, तीसरा ऑप्शन है बचत का बजट, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बचत का बजट। बचत का बजट सबसे उपयुक्त बजट माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर, हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है घरेलू हिसाब किताब लिखने की कौन सी मुख्य विधियां हैं। घरेलू हिसाब किताब लिखने की कौन सी मुख्य विधियां हैं। पहला ऑप्शन है पृष्ठ विधि, दूसरा लिफाफा विधि, तीसरा नोटबुक विधि, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी। घरेलू नोट या घरेलू हिसाब किताब लिखने के लिए हम लोग पृष्ठ विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, कॉपी किताब नॉर्मली, लिफाफा का भी यूज कर सकते हैं, नोटबुक का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट होता है हमारा यहाँ 26 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। 1 मिनट, 26 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। ये रहा 26 नंबर। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर अति लघु प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सभी एक एक नंबर का है। देखिए 26 नंबर, जीवित रहने के लिए किन किन मुख्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का है ये सब, तो आप पूरा सेंटेंस ना लिख कर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। जीव तथा पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए ऑक्सीजन, जल, भोजन,
सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, जल, भोजन और सौर ऊर्जा इत्यादि लिख दीजिएगा, इत्यादि की आवश्यकता होती है। इतना भी लिखिएगा तो 1 नंबर का तो है, ये है 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, भोजन के घटक कौन कौन से हैं? भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम, पहला कार्बोहाइड्रेट घटक ही है, ठीक है। मुख्य पोषक तत्व या मुख्य घटक, यहाँ पर आप घटक भी लिख सकते हैं, घटक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। घटक के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। तो मेन आपका आंसर बस ये वाला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इतना लिखिएगा, 1 नंबर का तो है, ये है, आराम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कुपोषण से आप क्या समझते हैं? कुपोषण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, कुपोषण एक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और ऊर्जा नहीं मिलती। बस इतना भी लिखिएगा तो 1 नंबर का ही है, मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि जिनको ज़्यादा लिखने का आदत है उनको फायदा हो सके। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के आहार में उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल तथा अन्य महत्वपूर्ण पोषण सामग्री नहीं होती है तो वह कुपोषण से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, इतना सा लिख लीजिएगा, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, साधन किसे कहते हैं? साधन किसे कहते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, कोई कार्य को सुचारू ढंग से करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। यही वस्तु जो हमारे कार्य को पूर्ण करने में सहायक हो, साधन कहलाते हैं। साधन को स्रोत, जरिया आदि भी कहते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा सा है, 1-2 बार पढ़िएगा तो इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, खेल और कार्य में क्या अंतर है? खेल और कार्य में क्या अंतर है? तो चलिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, खेल और कार्य में क्या अंतर है। देखिए खेल और कार्य में अंतर यहाँ पर छोटा सा है, याद कर लीजिएगा। खेल का उद्देश्य मनोरंजन होता है जबकि कार्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है। खेल खेलने से मज़ा आता है, काम करने से मज़ा आता है नहीं ना, मज़ा आता है, बस अंतर यही हो गया, मेन अंतर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, रिकेट्स किस कारण से होता है? रिकेट्स किस कारण से होता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, रिकेट्स किस कारण से होता है। देखिए रिकेट्स बच्चों में हड्डियों का नरम और कमज़ोर हो जाना है, जो आमतौर पर अत्यधिक और लंबे समय तक विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, विटामिन डी सूर्य का प्रकाश में होता है, सूर्य का प्रकाश में बैठने से हड्डी मजबूत होता है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 32 नंबर, आयोजन यानी कि इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा लिखें। आयोजन की परिभाषा लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर इस प्रकार लिखना है आपको। देखिए आयोजन एक प्रबंधन कार्य है जो योजना के बाद चरण बनाता है। इतना भी आप लिखिएगा तो 1 नंबर का है, आई थिंक नंबर मिल जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो लंबा भी लिख सकते हैं। प्रबंधक फर्म के माध्यम से संसाधनों का आवंटन करते हैं, कार्य का विभागीकरण करते हैं, प्राधिकार का सीमांकन करते हैं और जिम्मेदारियां वितरण करते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कारकों के एक साथ सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, टिटनेस के तक कब लगवाने चाहिए? अच्छा ऐसे होना चाहिए, टिटनेस वैक्सीन कब तक लगवाना चाहिए? इंग्लिश में देखिए, व्हेन शुड वन गेट टिटनेस वैक्सीन? टिटनेस वैक्सीन कब तक लगवाना चाहिए? यहाँ पर के जगह में वैक्सीन होना चाहिए, टीकाकरण, ठीक है। टिटनेस टीकाकरण कब तक लगवाना चाहिए? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए चोट लगने के 24 घंटे के भीतर टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है।
बस इतना लिखिएगा, काफ़ी है। इतना नीचे लिखने का जरूरत कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर का तो है, ये है। बस एक लाइन लिखिएगा, आंसर सही हो जाएगा, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 हो गया। नेक्स्ट 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये सभी 3 नंबरी है, 3 नंबरी है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा लंबा तो लिखना पड़ेगा। देखिए 33 नंबर, सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, सामाजिकरण, जिसको इंग्लिश में सोशलाइजेशन कहते हैं, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां आदि सीखता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सटीक सा आंसर है, छोटा सा आंसर है, इजीली याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार आ जाए और आप लोग इसे लिखकर फिर अच्छा नंबर ले आएँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, शोधक पदार्थ किसे कहते हैं? शोधक पदार्थ किसे कहते हैं? 35 नंबर का क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, शोधक पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, शोधक पदार्थ, शोधक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो वस्त्र पर लगे मैल, धूलकण, दाग, चिकनाई आदि को धोकर वस्त्र को स्वच्छ, उजला, चमकदार, ताज़ा, नवीन व जीवंत बनाते हैं। छोटा सा है, याद कर लीजिएगा, शोधक पदार्थ किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 36 नंबर, पारिवारिक आय क्या है? पारिवारिक आय क्या है? फैमिली इनकम क्या है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। फैमिली इनकम, तो फैमिली इनकम आप इस प्रकार इसको डिफाइन कीजिएगा। देखिए, पारिवारिक आय से तात्पर्य है, पारिवारिक आय से तात्पर्य है संपूर्ण परिवार की आय का योग। घर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, सबका आय का योग को पारिवारिक आय कहते हैं। जैसे कोई परिवार का सदस्य कृषि कार्य करता है, कोई व्यापार करता है, तो कोई नौकरी करता है। परिवार के मुखिया और परिवार के अन्य सदस्यों की आय और अन्य साधनों से प्राप्त आय के योग को ही पारिवारिक आय कहा जाता है। घर में जितने लोग भी रहते हैं, जो भी काम करते हैं, सबको जोड़ देंगे और जितना पैसा हो रहा है उसी को पारिवारिक आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, वृद्धि तथा विकास को परिभाषित कीजिए। वृद्धि तथा विकास को परिभाषित करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, विकास प्राणी की एक ऐसी विशेषता है जिसका प्रारंभ गर्भाधान से ही हो जाता है। यानी कि जब हम लोग पेट में रहते हैं तब से ही हमारा विकास शुरू हो जाता है तथा यह जीवन प्रयत्न चलता रहता है, यानी कि लाइफ टाइम चलते रहता है हमारा विकास। वहीं पर देखिए, कुछ विकास अवस्था विशेष में जाकर बंद हो जाता है, जिसे वृद्धि कहते हैं। जैसे हमारा शरीर का वृद्धि एक स्टेज पर जाकर रुक जाता है, वृद्धि है वो, ठीक है। लेकिन विकास, हमारा माइंड का विकास हमेशा होते रहता है जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं। जबकि कुछ विकास प्रकार्यात्मक स्वरूप होता है जो अनवरत चलता रहता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, बचत से क्या लाभ है? लिखें, बचत से क्या लाभ होता है उसको लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, बचत करने के कई फायदे होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है। तो देखिए, पहला, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयारी। आप भविष्य के लिए पैसे बचाकर आवश्यकताओं का सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट या आपातकालीन खर्चों के लिए। फिर देखिए दूसरा लाभ, वित्तीय सुरक्षा। बचत से आप वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं और आपात स्थितियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। फिर देखिए तीसरा फायदा, निवेश के लिए पूंजी, यानी कि कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप बचत करके रखें तो। आप अपनी बचत को बेहतर रिटर्न के लिए निवेश कर सकते हैं। यह आपके भविष्य के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 39 नंबर की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन है, मिलावट की परिभाषा क्या है? मिलावट की परिभाषा क्या है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, मिलावट का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ अडल्ट्रेशन, जब खाद्य पदार्थों में उनसे मिलता जुलता
कोई ऐसा घटिया किस्म का पदार्थ मिला दिया जाए जिससे उसकी गुणवत्ता तथा शुद्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो इसे भोज्य पदार्थों में मिलावट कहते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन है डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक के उपयोग से होने वाले लाभ को लिखें। अपमार्जक के उपयोग से होने वाले लाभ को लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है। यह शीघ्र ही घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ अविलेय कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता। अतः कठोर जल के साथ भी अपमार्जक खूब झाग देता है तथा सफाई का कार्य इससे आसानी से किया जा सकता है। अपमार्जक में साबुन से ज़्यादा आर्द्रता गुण पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपमार्जक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट 41 नंबर। 41 नंबर का क्वेश्चन है, एक अच्छे लेबल में कौन कौन से गुण निर्धारित किए गए हैं। एक अच्छे लेबल में कौन कौन सा गुण निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए उत्तर, एक आदर्श लेबल के गुण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, एक आदर्श लेबल में सबसे जरूरी व्यापार का चिन्ह होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, लेबल में ब्रांड का नाम होना चाहिए। लेबल में वस्तु का नाम, कब बना है, कब खराब होगा आदि सब कुछ होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, लेबल में वस्तु को प्रयोग करने की जानकारी लिखी होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, लेबल में वस्तु का चित्र बना होना चाहिए। ठीक है, अंदर क्या है उसका चित्र बाहर भी रहना चाहिए। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, अब आ गए हम लोग यहाँ पर, अब आ गए हैं हम लोग इधर 5 नंबरी क्वेश्चन है। देखिए 42 नंबर, परिवार के लिए वस्त्र खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप कभी ना कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं अपने लिए, अपने दोस्त, भाई बहन, मम्मी पापा, किसी के लिए जाते हैं। तो कब जब आप खरीदने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, कपड़े खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ उसके रंग पक्के हों वही उस पर बना प्रिंट कच्चा ना हो कि एक दो धुलाई के बाद उड़ जाए। इसके लिए आप कपड़ों को पलट कर देखें। यदि उल्टी तरफ प्रिंट की छपाई नज़र नहीं आ रही है तो उसे ना लें, क्योंकि वह कच्चे प्रिंट होते हैं और कच्चा प्रिंट होने के कारण उसका जो कलर है तुरंत उड़ जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, वाहक चेक और रेखांकित चेक में क्या अंतर है। वाहक चेक और रेखांकित चेक में क्या अंतर है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, जिन्हें बैंक खिड़की पर तुरंत भुनाया जा सकता है, यानी कि चेक जमा कीजिए और आपको कैश मिल जाएगा, उसको बोलते हैं भुनाया जा सकता है, वह वाहक चेक होते हैं या उसे वाहक चेक कहते हैं, याद कर लीजिएगा। जिन्हें बैंक खिड़की पर तुरंत भुनाया जा सकता है वाहक चेक कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, जिन्हें केवल भुगतानकर्ता के खाते में ही जमा कराया जा सकता है उसे रेखांकित चेक कहते हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए नेक्स्ट 44 नंबर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आय व अप्रत्यक्ष आय में अंतर लिखें। प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय में अंतर लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, आंसर देखिए, प्रत्यक्ष आय धन, वेतन आदि के रूप में होती है, जबकि अप्रत्यक्ष आय सुविधाओं, बिना किराए का मकान, निःशुल्क चिकित्सा एवं शिक्षा आदि के रूप में होती है। प्रत्यक्ष आय जो हम लोग वेतन पाते हैं, जैसे कुछ भी काम किए या जॉब किए, नौकरी किए, बिजनेस किए, कुछ भी किए, तो साफ साफ जो पैसा हम लोगों को आ रहा है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष आय। लेकिन जैसे सरकारी
सरकारी कॉलेज हो गया उसमें पढ़ रहे हैं फ्री में, या सरकारी अस्पताल हो गया फ्री में इलाज करा रहे हैं, बिना किराए वाला मकान में रह रहे हैं, तो ये सब अप्रत्यक्ष आय हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी तो हम लोगों को पैसा देना पड़ता है, लेकिन पड़ता अगर सरकारी नहीं होता तो ये सब अप्रत्यक्ष आय हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 45 नंबर। रेशमी वस्त्र का संचयन आप किस प्रकार करेंगी? रेशमी वस्त्र का सुरक्षा या स्टोर, हाउ विल यू स्टोर सिल्क क्लॉथ? सिल्क क्लॉथ को आप कैसे स्टोर करेंगे? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, रेशमी वस्त्रों को या तो हल्के हल्के दबाकर उनका पानी निकालना चाहिए, अथवा तौलिए में लपेटकर निचोड़ना चाहिए। अब उन्हें सावधानीपूर्वक फैलाकर छांव में सुखाना चाहिए। हल्के से नम रहने पर मध्यम गर्म इस्त्री यानी कि आयरन से इनकी सलवटें दूर की जा सकती है। उन्हीं वस्त्रों को धोने से पूर्व अच्छी प्रकार झाड़कर उनकी धूल मिट्टी दूर कर लेनी चाहिए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे यहाँ से ये तो ऊनी वस्त्र के लिए है, इसको लिखने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर से आप मत लिखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा इतना सा। ये ऊनी वस्त्र के लिए है, हम लोगों को तो यहाँ पर रेशमी वस्त्र का लिखना है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। एक गृहिणी के दैनिक कार्यों की विवेचना करें, यानी कि एक हाउस वाइफ क्या क्या कार्य करती है उसको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, गृहिणी भोजन बनाती है, किराना और जरूरी सामान खरीदती है, बच्चों की देखभाल से लेकर घर की सजावट, मरम्मत और रख रखाव का काम करती है। हाउस वाइफ का भी एक हम सभी के जीवन में बहुत अहम रोल है। खाना पकाती है, किराना तथा जरूरी सामान खरीदती है, बच्चों को देखभाल करती है, घर का सजावट, मरम्मत, रख रखाव का काम करती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए होम साइंस का लास्ट क्वेश्चन 47 नंबर। संक्रामक रोग की आशंका होते ही क्या उपाय करने चाहिए? संक्रामक रोग की आशंका होते ही हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। जिससे पहला उपाय देखिए, हाथ धोएं। संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बार बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। दूसरा देखिए, निजी स्वच्छता से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाएं। फिर देखिए तीसरा, रोगी से जुड़े स्थानों को साफ रखें। फिर देखिए चौथा, संपर्क से बचें। जिनको संक्रमण हो गया है उनसे संपर्क से बचें, और लोगों से भी संपर्क से बचें जिनके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया है नहीं कि ये संक्रमित है या नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5वां, सबसे ज़रूरी चीज़ टीकाकरण करवाएं। अपना टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है जब आप स्वस्थ हैं उसी समय। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, पतले दस्त लगने जैसे लक्षणों पर ध्यान दें। अगर पतला दस्त हो रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे संक्रमण नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए। पतले दस्त संक्रमण का एक कारण हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, जागरूक रहें। हमेशा अलर्ट रहें, जागरूक रहें, लोगों को भी जागरूक करें संक्रमण से बचने के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। होम साइंस का 2024 का मॉडल क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा कुछ कुछ, इसलिए अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए और आप लोग ज़्यादा मार्क्स लाइए और फिर परसेंटेज आप लोगों का हाई हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी होम साइंस है सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का रिपीटेड क्वेश्चन भी मैंने जो 2-3 साल पिछले 9 साल से 2009 से 2023 तक में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है सबका एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर देखिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड कर दिया हूँ, जाकर उसे भी जरूर देखिएगा। सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।